अब तक हम रोग के बारे में बात कर रहे थे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, चैप्टर नंबर 8। आज उसके जो अंतिम रोग है कैंसर, हम उसकी बात करते हैं। और उसके लिए मैं पहले अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ ओके। इस सबको मैंने म्यूट कर दिया है ना? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं अपन। ओके, हमने पहले भी थोड़ी सी बात एड्स के साथ कैंसर की थी, थोड़ा सा समय था हमारे पास। आज चूंकि दोबारा से इस चैप्टर को हम पूरा करने की कोशिश करें, तो जल्दी जल्दी जो हमने पहले पढ़ लिया था उसके बारे में बात करते हैं। ये जो कैंसर है, जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये एक वर्तमान में रोग, बहुत भयावह भयावह रोग है कैंसर। और काफी सारे मामले दिन प्रतिदिन दिखाई देते हैं। बहुत सारे प्रकार का कैंसर होता है। देखिए, इसके पहले हम ये समझें कि एक्चुअली है क्या। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैंसर की एक परिभाषा लिखी हुई है, एक विशिष्ट प्रकार की अनियमित व असंगठित ऊतक वृद्धि वाला रोग जो शारीरिक क्रियाओं में अनियंत्रित विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। शारीरिक कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है, कैंसर कहलाता है। पहली बात तो हम ये समझेंगे कि ये जो विभाजन की हम बात कर रहे हैं, तो कोशिकाओं में विभाजन होना उनका एक अभिलाक्षण गुण है। यदि कोशिकाएं विभाजन नहीं करेंगी तो शरीर की या किसी भी की भी वृद्धि कैसे होगी, किसी भी जीव की वृद्धि कैसे होगी। किसी भी जीव की जो वृद्धि होती है वो उसमें होने वाली कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप ही होती है। लेकिन उसका एक निश्चित तरीका होता है, कोशिकाओं के विभाजन का एक निश्चित पैटर्न है, एक निश्चित पूरा एक जो पैटर्न है वो कोशिकाओं के विभाजन का होता है। जब इस पैटर्न में कोशिकाओं का विभाजन होता है तब वो नॉर्मल विभाजन कहलाता है, और उसके द्वारा कोशिकाओं की वृद्धि, जीवों की वृद्धि होती है कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप। लेकिन जब इन कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो उसके फलस्वरूप शरीर में विशेष प्रकार की गांठें बन जाती हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। और ये जो स्थिति होती है ये कहलाती है कैंसर। बहुत सीधे सीधे शब्दों में उस दिन मैंने आपको बताया था कि जब कोशिकाएं अपनी संरचना और कार्य में कैसी हो जाएं, अनियंत्रित हो जाएं, उनका जो स्वभाव है वो अस्वाभाविक हो जाए, तो ये स्थिति उन कोशिकाओं का कैंसर कहलाती है। मैंने बताया था कि ये अनियमित रूप से जो कोशिकाओं के समूह बनते हैं उन्हें हमें नियोप्लास्टिक वृद्धि कहते हैं, कैंसरस वृद्धि कहते हैं, या ट्यूमर कहा जाता है। ये कोशिकाएं कैंसरस कोशिकाएं या नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। कैंसरस वृद्धि या ट्यूमर का अध्ययन जो है वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी, तथा ट्यूमर के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो ऑन्कोजेनेसिस कहलाती है। हमने बात की थी कि किस किस प्रकार से कैंसर होता है और उसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर के किसी भाग से बार बार रुधिर या असमान स्राव का निकलना, मासिक महिलाओं में मासिक धर्म समाप्त होने के पश्चात योनि मार्ग से स्राव का निकलना, किसी घाव का लंबे समय तक ठीक ना होना, शरीर के किसी भाग विशेषकर महिलाओं में स्तन पर असमान वृद्धि अथवा ग्रंथि का उत्पन्न होना। और ये जो कैंसर का प्रकार है ये बहुत अधिक देखने में मिलता है। ठीक, उसके अलावा
मूत्र त्याग और मल विसर्जन की आदतों में अंतर आना, गले का कोई दीर्घकालिक रोग जो ठीक नहीं हो रहा हो, भोजन को ग्रहण करने में या निगलने में कठिनाई होना, अल्सर आदि का पर्याप्त उपचार के बाद भी ठीक ना होना, ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि कैंसर होने की संभावना है। इसके अलावा मैंने बताया था तिल और मस्से हमारे शरीर पर आमतौर पर पाए जाते हैं, पर अचानक से इनकी जो आकृति है उनमें परिवर्तन होना, उनमें दर्द होना, उनमें पस पड़ना या नॉर्मल से जो नॉर्मल स्थिति थी उससे उसमें कुछ परिवर्तन आ जाना कहीं ना कहीं इस रोग की ओर इशारा करते हैं। कैंसर का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था कि कैंसर जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है बिनिग्न कैंसर या बिनिग्न ट्यूमर। इसके बारे में मैंने बताया था कि इसकी जो वृद्धि होती है, ये जो उत्पन्न होता है ये किसी निश्चित भाग में होता है, उसी भाग में ही जहाँ ये उत्पन्न हुआ है केवल वहीं तक वृद्धि करता है, और ये आसपास के जो कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं उन पर दबाव तो डालता है लेकिन उनको प्रभावित नहीं करता है, और इसको हम सुदम ट्यूमर ही कहते हैं। और इसका जो उपचार है वो बहुत आसान है कि उस भाग को जहां पर ये उत्पन्न हुआ है उस ट्यूमर जो है या जो ऊतक है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और क्या होता है इसको आसानी से ठीक हो जाता है क्योंकि ये दूसरे भागों में नहीं फैलता है, ये जहां होता है उस भाग को निकाल दिया जाता है, इसलिए ये जिसे हम कहें कि थोड़ा सा क्यूरेबल है या इसका उपचार संभव है। लेकिन दूसरा जो होता है कैंसर उसे अपन कहते हैं मेटास्टेटिक ट्यूमर या मेटास्टेटिक कैंसर। ये जो स्थिति है मेटास्टेटिक ट्यूमर या मेटास्टेटिक कैंसर की, ये थोड़ी सी खतरनाक होती है। इसलिए खतरनाक होती है क्योंकि इसकी वृद्धि जो है वो सीमित नहीं होती। ये जिस भाग में उत्पन्न होते हैं या जिस भाग में इनका निर्माण सबसे पहले होता है ये आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं, और ये जहां पर सबसे पहले उत्पन्न होते हैं उसकी अंतिम स्थिति में इसकी जो कैंसरस कोशिकाएं होती हैं वे विघटित हो जाती हैं, और उनके जो कंपोनेंट्स हैं जो घटक हैं या जो जिसे अपन कहें कि इस रोग को उत्पन्न करने वाले रोगजनक हैं या कारण हैं कारक हैं, वे रक्त में जाकर के मिल जाती हैं और रक्त के द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं और वहां पर ये कैंसर को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इसको दुर्दम ट्यूमर भी कहा जाता है और ये थोड़ा सा हानिकारक होता है। इसके संबंध में हमने पिछले वीडियो में थोड़ी बात कर ली थी। अब हम कैंसर जो है अलग 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 भागों में होता है, शरीर के अलग अलग भागों में होता है, अलग अलग भागों को अंगों को ऊतकों को प्रभावित करता है। उसके आधार पर कैंसर के कुछ प्रकार हैं जिनकी बात हम करते हैं। ये है कार्सिनोमास, एक जो कैंसर है कार्सिनोमास। पहला ये देखिए इसको हम उपकला ऊतक एपिथीलियम कैंसर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उपकला ऊतक एपिथीलियम में उत्पन्न होता है और इसको कार्सिनोमास के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये सीने में, ग्रीवा में, गर्दन के प्रदेशों में, त्वचा आदि में हो सकता है, और ये जो कैंसर है इसके होने की संभावना या हमारे यहाँ पर जितने प्रकार के कैंसर मिलते हैं उनमें सर्वाधिक मिलने वाला कैंसर है, इसका जो प्रतिशत है मनुष्य में वो होता है 85%। जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमास प्रकार का कैंसर होता है। ठीक है, ये जो होता है उपकला ऊतक या एपिथीलियम की जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें जब ये कैंसर हो जाता है तो इस कैंसर को हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं, एडिनोकार्सिनोमा। तो ये एक कैंसर है जिसकी कैंसर की पाई जाने की स्थिति हमारे मनुष्य में 85% तक होती है। दूसरा जो कैंसर है वो है सार्कोमास। सार्कोमास कनेक्टिंग टिश्यू जिसे अपन कहते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू मतलब ऐसे ऊतक जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, ठीक, उनको हम संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। इनमें जो उत्पन्न होने वाला कैंसर होता है उसे हम कहते हैं सार्कोमास।
जैसे कि अस्थियों, उपास्थियों, जो रेखित पेशियां होती हैं, अरेखित पेशियां होती हैं, क्योंकि ये एक से दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं। तो इनमें जो कैंसर उत्पन्न होता है उसे हम सार्कोमास कैंसर कहते हैं, और इसका जो प्रतिशत है मनुष्य में होने का, ये 2% अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक, अगर ये अस्थियों में हो रहा है तो इस कैंसर को हम ऑस्टियोसार्कोमा कैंसर कहते हैं। उपास्थियों में हो रहा है तो इस कैंसर को हम कॉन्ड्रोसार्कोमा कहते हैं, और अगर ये रेखित पेशियों में हो रहा है तो इसको हम कहते हैं रैप्डोमायोकार्सोमा। तो ये कनेक्टिंग टिश्यू में जो कैंसर होता है, या जो भाग एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको हम कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, और उत्पन्न होने वाले, इनमें होने वाले कैंसर को हम सार्कोमास कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है लिम्फोमास। ये लिम्फोमास, जैसा इसका नाम है उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि लिम्फ नोड्स जो होती हैं, या जो हमारा स्प्लीन है उसमें जो कैंसर होता है उसको हम लिम्फोमास कैंसर कहते हैं। लिम्फोसाइट्स, जब ये कैंसर होता है तो क्या होता है, लिम्फोसाइट्स के निर्माण को ये प्रेरित कर देता है। अरविंद धाकड़ जी, ये चलिए, ओके, मेरी जो स्क्रीन है उस पर हो सकता है गलती से हो रहा हो या जानबूझकर किया जा रहा है, तो नॉट गुड। तो ये लिम्फोमास कैंसर है, और इसमें ये मनुष्य में इसके होने की जो संभावना होती है, जो पाया जाता है, ये केवल 5% इसकी संभावना होती है। 5% कैंसर लिम्फोमास प्रकार का होता है। चौथा जो कैंसर है इसको कहते हैं ल्यूकीमियास कैंसर। ल्यूकीमियास कैंसर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। और चूंकि ये जो कैंसर है ये ब्लड से संबंधित है, तो ये बहुत अधिक खतरनाक भी है, क्योंकि जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं पूरे शरीर में फ्लो होता है, अंगों के, और जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट संपर्क में भी आता है। तो इसके इसकी जो रोग की भयावहता है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ब्लड में होता है, इसलिए हम इसको ल्यूकीमियास कैंसर या ब्लड कैंसर कहते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड जो है वो एक क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू। टिश्यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक। ऊतक से तात्पर्य है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो रक्त क्या है, ऊतक है, यानी इसमें भी क्या होता है, कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये, और उसके अलावा हम जानते हैं कि जो ब्लड है उसमें और भी बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो जब ये होता है तो इसके, ये किस कंपोनेंट में हो रहा है, किस घटक में हो रहा है, उसके आधार पर जो कैंसर है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे ये ग्लियोमास कैंसर है, ये एक ल्यूकीमियास कैंसर का प्रकार है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवलंबन कोशिकाएं जो होती हैं, न्यूरोग्लिया, उनमें होता है, और इसे ग्लियोमास कैंसर कहते हैं। मेलेनोमास, ऐसा कैंसर जो पिगमेंट कोशिका में होता है, उसे हम मेलेनोमास कैंसर कहते हैं। हीमेजियो कार्सोमा, ऐसा कैंसर जो रक्त वाहिकाओं में होता है, उसे हम हीमेजियो कार्सोमा कहते हैं। कोरियो सार्कोमा,
ऐसा कैंसर जो प्लेसेंटा में होता है कोरियोसार्कोमा कहते हैं। टीरिटोमास ऐसा कैंसर जो भ्रूणीय कोशिकाओं में अनियमित विभेदन के कारण होता है। इर्रेगुलर जो विभेदन होता है कोशिकाओं का, विभेदन मतलब जब कोशिकाएं जो होती हैं, हम जानते हैं कि भ्रूण जो होता है उसका जो शुरुआत होती है वो जायगोट एक सिंगल कोशिका से होती है, उसमें विभाजन होता है 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। गैस्ट्रुला, मोरुला ये अवस्थाएं बनती हैं। फिर जो कोशिकाओं के समूह बनते हैं वे क्या करती हैं कि स्तरों का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो अलग अलग अंगों के निर्माण के लिए अलग अलग रूप से जम स्थापित होती हैं। ये कहलाता है विभेदन होना। और ये जो अनियमित हो जाता है, इनका एक निश्चित पैटर्न होता है, लेकिन जब ये पैटर्न फॉलो नहीं होता, वो अनियमित हो जाता है, तो इसके कारण से जो कैंसर उत्पन्न होता है उसको हम टीरिटोमास कैंसर कहते हैं। ठीक। इसके अलावा यदि हम कैंसर की बात करें तो कैंसर के जो गुणधर्म होते हैं उसके आधार पर जो कैंसर होता है उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, संरचनात्मक गुणधर्म और क्रियात्मक गुणधर्म। संरचनात्मक गुणधर्म जो हमारा तात्पर्य है वो ये है कि कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये संरचना में कैसी हो जाती है, असमान हो जाती है। कैंसर को यदि बहुत सरल और साफ शब्दों में कहना चाहें हम, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब कोशिकाएं जो होती हैं वो संरचना और कार्य में कैसी हो जाती हैं, अनियमित हो जाती हैं, तो उनकी ये स्थिति क्या कहलाती है, कैंसर कहलाती है। और यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक, तो उनके क्या गुणधर्म होते हैं ये तो अपन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैंसर की स्थिति में क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या बढ़ जाती है और राइबोसोम की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। और साथ ही क्या होते हैं, जो राइबोसोम होते हैं वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और पॉलीसोम्स बना लेते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि कोशिकाओं में तीव्र रूप से वृद्धि होती है। ये पहली स्थिति है जो कोशिका के अंदर चेंज होती है संरचनात्मक रूप से। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सब जानते हैं जो दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ प्रकार का और एक होता है स्मूथ प्रकार का। तो क्या होता है, इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है और राइबोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और राइबोसोम ज्यादा हो जाते हैं तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और पॉलीसोम्स बनाते हैं, और इससे कोशिकाओं की वृद्धि तीव्र हो जाती है। दूसरा कि केंद्रक जो होता है वो असामान्य रूप से, अनियमित रूप से बड़ा हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो केंद्रक होता है उसमें क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, तो क्रोमेटिन मटेरियल की मात्रा भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ब्लेब्स का निर्माण हो जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है। केंद्रक जो होता है उसमें न्यूक्लियर बॉडीज जो होती है, केंद्रीय संरचनाएं, इनकी त्रिज्या जो होती है वो भी कैसी हो जाती है, असामान्य हो जाती है। न्यूक्लियोलस जो हो जाता है वो आकार में बड़ा, अनियमित और संख्या में बढ़ जाता है, जबकि हम जानते हैं कि सामान्यतः जो एक केंद्रक होता है उसमें एक केंद्रिका न्यूक्लियोलस पाया जाता है। और आप सब जानते हैं न्यूक्लियोलस का जो कार्य होता है, न्यूक्लियोलस के बारे में दो बातें हम यहाँ पर कर लें क्योंकि शब्द आया है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो एक केंद्र जिसमें अपन जिसे कहें कि मेम्ब्रेन रहित ऑर्गेनेल्स है, जिसमें कला नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और दूसरा कि इसका काम क्या होता है, इसका मुख्य काम जो है वो कोशिका विभाजन को प्रारंभ करना है। तो ये कैसा हो जाता है, अनियमित हो जाता है और इसकी संख्या एक से अधिक हो जाती है, जबकि सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक में एक ही न्यूक्लियस, एक केंद्रक में एक ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक। उसके अलावा जो केंद्रक होता है उसमें ग्लाइकोजन, प्रोटीन, लिपिड्स और जो विषाणु जो होती हैं उनकी उपस्थिति भी संभव होती है, जबकि हम जानते हैं कि ये सारी चीजें केंद्रक में नहीं पाई जाती हैं। उसके अलावा जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी जिसे अपन कहते हैं, तो पेनक्रियास का जो कैंसर होता है उसमें उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है
अपन जानते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक साधारण ट्यूबुल्स पाई जाती हैं, एक जिनके सिरे गोल होते हैं, और वेसाइकल्स पाए जाते हैं। 3 चीजों से मिलकर के गोल्गी कॉम्प्लेक्स बना होता है। तो इनकी क्या होती है कि ये अत्यधिक विकसित हो जाती है। ठीक, इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, अनियमित प्रकार की और अस्पष्ट हो जाती है। उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हम जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस है, जो कोशिकीय श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो ये जो होता है उसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक हो जाती है, आकार बड़ा हो जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उंगलियों के समान प्रवर्त पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। ठीक, कुल मिला के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी कैसा हो जाता है, अनियमित हो जाता है। कोशिका द्रव जो पैथोजेंस होते हैं उनकी उपस्थिति कोशिका द्रव में होती है। थायराइड की जो कैंसर कोशिकाओं में एक विशिष्ट प्रकार का, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम दे रहे हैं कि कोलाइटी पदार्थ पाया जाता है। आमाशय की जो कोशिकाएं होती हैं उनके कोशिका द्रव में म्यूकस की उपस्थिति होती है। तो ये जब किसी कोशिका में कैंसर स्टार्ट होता है तो ये सारे लक्षण कोशिका के अंदर दिखाई देते हैं। यानी कोशिका की जो संरचना होती है वो ऊपर से प्रभावित नहीं होती है, ऊपर से तो प्रभावित होती है। उसका कारण ये होता है कि उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिनकी हमने बात की है, उन सब में क्या होता है कि ये परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ये संरचनात्मक रूप से अनियमित हो गई कोशिका, इसे हम कैंसर कहते हैं, इस स्थिति को हम कैंसर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रियात्मक रूप से कैसे उसमें परिवर्तन होते हैं। देखिए, पहला है अमरता। सबसे पहला मैंने आपको बताया था, जब पहली क्लास हमने ली थी कैंसर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक कोशिका की एक निश्चित क्षमता होती है, एक निश्चित उम्र होती है, जिसे हम कहें कि कोशिका जो होती है वो विभाजन करने की उसमें एक निश्चित क्षमता होती है, उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाती है या समाप्त हो जाती है। लेकिन जो कैंसरस कोशिकाएं होती हैं उनका सबसे बड़ा गुण ये है कि वे कैसी हो जाती है, कभी भी अमर हो जाती है, वे कभी भी स्वाभाविक रूप से मृत नहीं होती है। तो जब वो स्वाभाविक रूप से कैसी हो गई, अमर हो गई है, तो अगर वे अमर हैं तो वो पूरे टाइम काम करेंगी, यानी वो फिजिकल रूप फिजियोलॉजिकल रूप से या कारकीय रूप से भी कैसी हो जाती है, अमर हो जाती है। ठीक है, सामान्यतः जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि एक कोई नॉर्मल कोशिका है उसको किसी पोषक माध्यम पर रख दिया जाए तो वो 50 बार विभाजित, लगभग 50 बार विभाजित होगी, उसके पश्चात उसकी क्या क्षमता खत्म हो जाएगी, उसे हम मृत मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कैंसर की कोशिकाएं हैं उनको किसी संवर्धन माध्यम में रखा जाए तो वे लगातार विभाजन करती रहती हैं, वे कभी भी मृत नहीं होती हैं। इसके अलावा जो कोशिकाएं होती हैं वो हास्यिक कोशिकीय आकर्षण होता है। ठीक है, यानी कि सामान्य कोशिकाओं में एक ही अंग की कोशिकाएं परस्पर आकर्षण प्रदर्शित करती हैं। एक मैंने आपको बताया कि जो कोशिकाएं संरचनात्मक, कार्यात्मक रूप से और उत्पत्ति में समान होती हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और ऊतक मिलकर के, कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं। और ये इसलिए होती है, सामान्य कोशिकाएं जो होती हैं किसी अंग की, वे एक दूसरे में कैसा करती हैं, आकर्षण प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, लेकिन यदि कैंसर की कोशिकाएं और दो अलग अलग अंगों की कोशिकाएं उनको साथ में रखा जाए तो वे क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ आकर्षण प्रदर्शित करती हैं, जबकि सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होता। एक अंग की कोशिकाएं एक दूसरे को आकर्षण प्रदर्शित करती हैं, लेकिन अलग अलग अंग की कोशिकाएं एक दूसरे के साथ आकर्षण प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो ये क्या करती हैं कि आकर्षण प्रदर्शित करती हैं, और उसके कारण से क्या होता है कि ये जो कैंसर रोग है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। उसके अलावा संपर्क रोधकता का क्षय। ठीक, हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य है कि संवर्धन माध्यम में जब एक सामान्य कोशिका की प्लाज्मा कला दूसरी कोशिका की प्लाज्मा कला को स्पर्श करती है तो उन कोशिकाओं की वृद्धि, विकास तथा गुणन में न्यूनता आ जाती, कमी आती है। लेकिन
जब कैंसरस कोशिकाओं के साथ ऐसा होता है तो ये क्या होता है, ये जो गुण है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसी के कारण से क्या होता है कि वहां पर अनियमित और अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक, उसके अलावा अगला जो लक्षण है वो है आधार की अनुपस्थिति। सामान्य कोशिकाएं केवल तभी विभाजित होती हैं जब कोई किसी आधार से संबंधित हो, लेकिन जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनको उनमें लगातार विभाजन होता रहता है, चाहे वे स्वतंत्र अवस्था में भी हों। देखिए, सामान्य कोशिकाएं बिना आधार के यदि वे सामान्य स्वतंत्र हैं तो विभाजन उनमें नहीं होता है सामान्यतः, लेकिन जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं वे स्वतंत्र रूप से भी बिना आधार के विभाजन करने में सक्षम होती हैं। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया था अतिक्रमण की जो कैंसरस कोशिकाएं होती हैं वो जब किसी दूसरी सामान्य कोशिका के संपर्क में आती हैं तो वो उसको भी क्या कर देती है, कैंसरस कर देती है, इसको अपन कहते हैं अतिक्रमण। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस की वर्धित गति, ठीक है, तो ये तीव्रतर हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस। प्लाज्मा की न्यूनित आवश्यकता, ठीक है, कैंसर की कोशिकाओं के विभाजन या विकास हेतु संवर्धन माध्यम में सामान्य से कम प्लाज्मा की आवश्यकता होती। उसके अलावा प्रोटीएज के स्त्रावण में वृद्धि हो जाती है। ठीक, वर्धित शर्करा, इसका सीधी सी बात है कि जब कोई कोशिका लगातार ज्यादा वृद्धि करेगी तो उसे वो पोषक पदार्थों की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो जो कैंसरस कोशिकाएं होती हैं उनमें सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा शर्करा का ज्यादा उपयोग होता है। प्लाज्मा झिल्ली में आणविक परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें परिवर्तित, उसमें भी क्या होते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन अनुपस्थित हो जाते हैं। कैंसर की कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली पर ग्लाइकोलिपिड्स नहीं पाए जाते। GM1, GM2, GM4 एवं गैल्ग्लियोसाइड्स GM3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित पाए जाते हैं। उसके अलावा हम जानते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है कि आवेश जो होते हैं उनमें संतुलन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो कैंसरस कोशिकाएं होती हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक, अब ये जो कैंसर है इससे संबंधित जो सिद्धांत हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, कैंसर की विषाणुविक अवधारणा, ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि इस अवधारणा के अनुसार जो कैंसर है वो वायरसों के अस्तित्व से संभावित है या ये प्रमाणित किया जा चुका है। ठीक है, कि ये जो होते हैं विषाणु जिसे अपन कहते हैं वायरस, यही किसी कोशिका को कैंसर कोशिका में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे सीमियम वायरस 40 SV40 बंदरों में कैंसर उत्पन्न करते हैं। पॉलियोमा जो वायरस होते हैं वे चूहे में कैंसर का कारण होते हैं। एवियन सार्कोमा विषाणु जो है वो पक्षी वर्ग में कैंसर की उपस्थिति को उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये जो मत है ये कहता है कि जो वायरस है उसके कारण से कैंसर रोग उत्पन्न होता है। दूसरा कि कैंसर का म्यूटेशन सिद्धांत, कैंसर जो जीनीय म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन मतलब कि किसी भी चीज में या विशेषकर क्रोमोसोम्स में या जीन्स में जो एकदम सडन चेंज उत्पन्न होते हैं उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और ये म्यूटेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स, एंजाइम या अन्य ऐसे परिवर्तन करता है जिसके कारण से कोशिका में कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। हार्मोनल अवधारणा, हार्मोनल अवधारणा, हार्मोन्स का जो असंतुलन होता है वो भी कहीं ना कहीं कैंसर की उत्पत्ति का कारण होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो यूटेरस होता है और जो जिसे अपन ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं उसका होना कहीं ना कहीं हार्मोनल अवधारणा का कारण है। कैंसर की जो मेटाबॉलिक चयापचयिक अवधारणा है वो ये है कि कोशिका की जो ऑक्सी श्वसन की प्रणाली है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस मैंने अभी बताया था, अवायवीय श्वसन जो है वो बढ़ जाता है और उसके कारण से क्या होता है कि ऊर्जा जो होती है वो पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती, उसके कारण से भी कोशिकाओं में कैंसर रोग उत्पन्न होता है। उत्तेजना या उद्दीपन सिद्धांत, कुछ ऐसे पदार्थ शरीर में आ जाएं और जो पदार्थ आते हैं उन्हें हम कैंसरजन या
कार्सिनोजन कहते हैं। जो भी पदार्थ कैंसर को उत्पन्न करते हैं उन पदार्थों को हम कार्सिनोजन पदार्थ या कैंसरजन कहते हैं। जैसे कि एल्कोहल, एक तरीके से देखा जाए जो लोग बहुत अधिक एल्कोहल का सेवन करते हैं तो उनमें एल्कोहल के कारण से कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है, तो वो एल्कोहल क्या हुआ, कार्सिनोजन है। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कैंसर को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो क्रोमोजोमल या जीन्स जो होते हैं वे भी क्या करते हैं कि कैंसर को, उनमें परिवर्तन कैंसर को उत्पन्न करता है। और कभी कभी जो कैंसर होते हैं वो हेरिडिटी के रूप में, आनुवंशिक रूप से कैंसर जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़े से, हमारे पास 4 मिनट का समय बचा हुआ है, हम ये देखते हैं कि कौन कौन से जो पदार्थ होते हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं। जैसे बेंजोपायरिन, इसके कारण से मुख, होंठ, गाल तथा फेफड़े का कैंसर होता है। धुआं, त्वचा व फेफड़े का कैंसर होता है। कोलतार, त्वचा व फेफड़े का होता है। सूर्य के प्रकाश से, देखिए सूर्य का प्रकाश जो है वो बिल्कुल सुबह का जो सूर्य प्रकाश होता है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। और इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि जब सूर्य उदय होता है उस समय आप सूर्य के प्रकाश में बैठिए तो आपके शरीर में वो फायदेमंद होता है, विटामिन डी उससे हमको मिलता है। लेकिन तीव्र सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे कहीं ना कहीं त्वचा का कैंसर होता है। मस्टर्ड गैस जो होती है वो फेफड़े के कैंसर का कारण होती है। एस्बेस्टस जो होता है वो फेफड़े और ट्यूबुलर झिल्ली का कैंसर का कारण होते हैं। वाइनिल क्लोराइड यकृत का कैंसर उत्पन्न करती है। एफ्टाटॉक्सिन यकृत के कैंसर का कारण होती है। निकेल व क्रोमियम के जो यौगिक होते हैं वे फेफड़े के कैंसर को उत्पन्न करते हैं। कैडमियम ऑक्साइड प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर उत्पन्न करती है। उसके अलावा 4 अमीनो बाई फिनाइल ये जो होती है ये मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर जो जिसे अपन कहते हैं उसका कैंसर उत्पन्न करती है। डाई एथिल स्टिलवेस्ट्रॉल जो होता है वो वेजाइना का कैंसर उत्पन्न करता है। और 2 मेथाइल एमीन ये फिर से यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर उत्पन्न करता है। कुल मिलाकर के कुछ रासायनिक पदार्थ और उनके द्वारा जो शरीर में कैंसर उत्पन्न होते हैं उनकी हमने बात की है। अब हम बात करते हैं कि कैंसर का उपचार। ठीक, कैंसर के उपचार के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा कि जो कैंसर होता है उसका उपचार प्रारंभिक स्थिति में बहुत संभव होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैला नहीं होता है और उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे ये रोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका उपचार संभव नहीं होता है या थोड़ा कठिन होता है। उसके अलावा हम जानते हैं रसायन चिकित्सा एक कीमोथेरेपी, ठीक है, उसके द्वारा औषधियों के द्वारा जो कैंसर होता है उसकी कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम जानते हैं कि जो रेडिएशन होता है उसको, उसके द्वारा कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट किया जाता है, उनकी जो संरचना है और जो क्रियात्मक रूप से उनको निष्क्रिय किया जाता है, इसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम प्रकार का कैंसर था यानी जो किसी दूसरे भाग में नहीं फैलता उसको शल्य चिकित्सा के द्वारा, यदि हमको लगता है कि कैंसर अभी किसी एक छोटे से पोर्शन में ही हुआ है और वो आगे नहीं फैला है तो हम उस पर्टिकुलर भाग को, उस ऊतक को या कोई अंग उसके किसी भाग को जिसमें कैंसर है उसको हम क्या करते हैं, काट करके अलग कर देते हैं। इसको सर्जरी कहते हैं, शल्य चिकित्सा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और जिसे अपन कहते हैं सर्जरी, इन तीनों के द्वारा कैंसर का उपचार संभव है। तो ये कैंसर से संबंधित अपनी बात थी। यहाँ पर हमारा जो मानव रोग है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मानव होता है उसमें प्रतिरोधक क्षमता किस तरह से होती है। ठीक, तो ये हमारी स्थिति